साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। जैसे कि आपको पता है कि मानसून आ चुका है। बुंदेलखंड में आमतौर पे मानसून लगभग 15 जून से 20 जून के आसपास आ जाता है और बेहतरीन तरीके से वर्षा हो रही है। लगातार थोड़ा सा मानसून लेट हुआ है। मैं आपसे आज चर्चा करने आया हूं खरीफ मौसम की मुख्य फसल, जिस मौसम में हम खड़े हैं, यानी कि वर्षा मौसम की मुख्य फसल हमारे भारत में जो है बुंदेलखंड में वो धान बोई जाती है। धान यानी कि जिससे हम चावल निकाल करके चावल खाने में उपयोग में लाते हैं। और धान की फसल, चावल जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में सभी लोग इसे पसंद करते हैं और सभी की थालियों में मुख्य व्यंजन के तौर पे चावल अवश्य शामिल होता है। तो मैं आज आपसे चर्चा करूंगा धान के विषय में, इसके पूरा बुवाई से लेकर के और इसकी फसल काटने तक की समस्त क्रियाकलापों को बहुत संक्षेप में। तो मैं स्टार्ट करता हूं धान लगाने का जो सही समय, यदि हम देखें तो धान लगाने का सही समय हमारे यहाँ पे लगभग 15-20 जून से लेकर के 15-20 जुलाई तक का जो समय है, ये बेहतरीन समय माना जाता है। यदि हम इस समय में धान की फसल को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर पाते हैं तो हमें एक तो इसका जो कीट व्याधि होती है फसलों में वो कम लगती है, उपज भी हमें बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही यदि हम देखें तो जो अगली फसल आने वाली है इसके बाद, जो रबी फसल, ठंडियों वाली फसल, वो फसल भी हमें सही समय पे लगाने के लिए हमारे खेत खाली हो जाते हैं। यदि हम बात करें धान की मुख्य किस्मों की, तो भारत में ढेर सारी धान की वैरायटियां हैं। इसमें कुछ कम अवधि, कुछ लंबी अवधि, कुछ मध्यम अवधि और बहुत सारी हाइब्रिड धान की भी प्रजातियां हैं। तो यहां मैं बातें करूंगा, इनको मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज करा है। धान की जो पहली फसल है वो शीघ्र या कम अवधि वाली फसल होती है। यहाँ बहुत सारी किस्में आती हैं जो लगभग 90 से 100 दिन के अंदर अंदर पक करके तैयार हो जाती हैं। यदि हम बात करें मध्यम अवधि की किस्में, तो धान में काफी सारी किस्में हैं जो लगभग 110 दिन से लेकर के 125 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। इनमें बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी हैं, इनको हम मध्यम अवधि की किस्में कहते हैं। इसी तरीके से देर में या अधिक अवधि में अधिक समय लेने वाली फसलें हैं जो 130 दिन या इससे ऊपर जाती हैं। इसमें विशेष रूप से हमारी देसी सुगंधित धानें आती हैं। इसमें हमारे यहाँ का जो ब्रांड है महाचिन्नावर, वो भी शामिल है। परसन बादशाह जिसे हम कहते हैं, वो भी शामिल है, अन्य किस्में। यदि हम बात करें धान फसल में लगाने की विधियां, तो हमारे यहाँ जो प्रचलित विधियां हैं हमारे भारत में, या मैं बुंदेलखंड के परिवेश में बात करूंगा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5-6 विधि प्रचलित हैं जिन विधियों से धान लगाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो विधि है इसे हम छिटकुआ विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि खेत को तैयार कर लिया जाता है आड़ी खड़ी जुताइयां करके, और इसके बाद इसमें धान के बीज को बीज उपचार करने के पश्चात छींट दिया जाता है। और फिर जब पानी वर्षा होती है या खेत में नमी रहती है तो इससे बीज अंकुरित हो जाता है। दूसरी जो फसल है, वो विधि है फसल लगाने की, वो खुर्रा बोनी है। ये ऐसा समझ लीजिए आप कि सीधी जुताई करके बोने की, जिस तरीके से गेहूं को सीधे खेत में जोत करके सीडल में डाल करके बोया जाता है, इसी तरीके से धान को भी हम तैयार करके खेत में और इसको सीडल में डाल करके लाइनों में बोते हैं। और ध्यान रखते हैं कि इसका बीज जो है बहुत गहराई में ना जाने पाए। 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी इसकी बुवाई करते हैं हम। इसे हम खुर्रा बोनी के नाम से हमारे यहाँ जानते हैं और बहुत सालों से मैं खुद इस विधि से धान लगा रहा हूं। इसे DSR विधि भी नाम से साइंटिस्टों ने इसका नाम दिया है, जिसमें DSR यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस। इस विधि को भी आप अपने लगा सकते हैं और इस विधि में भी हमें समय की बचत होती है, लेबर की बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। बहुत अच्छी विधि है ये। अगली जो विधि है ये लेही विधि कहलाती है। लेही विधि में धान को अंकुरित करके धान के खेत को पहले हम तैयार कर लेते हैं और पानी भर के उसमें कीचड़ बना देते हैं, मड बना देते हैं और उसको पाटा लगा करके लेवल कर लेते हैं और धान के बीज को अंकुरित करके इसमें छिटक दिया जाता है। और ये विधि भी बहुत अच्छी विधि है, इसका प्रचलन भी काफी है। इसके बाद आती है ब्यासी विधि। ब्यासी विधि में क्या करते हैं कि धान के खेत को तैयार करके और इसमें छिटक करके धान को बो दिया जाता है। और जब धान के खेत में लगभग 1 महीने की फसल हो जाती है तो फसल बहुत सघन होती है। इसके लिए क्या करते हैं कि देसी जो हल होता है, लोहा हल, सकरा मोरी का, उसको चला करके खेत में ब्यासी करते हैं और देखते हैं कि यदि ज्यादा दूर पौध से पौध की दूरी, बीच की दूरी ज्यादा हो गई है तो इसे हम फिर जहां पे घनी पौध है वहां से उठा करके ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं। इसके बाद जो विधि आती है वो भारत में, पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत ही प्रचलित है। इस विधि का नाम है रोपाई पद्धति। इस पद्धति में हम क्या करते हैं, धान लगाने के लिए हम पहले छोटी सी नर्सरी में इसकी पौध को तैयार करते हैं।
तो उस नर्सरी के जब भूमि को हम तैयार करते हैं, उसमें खेत में ट्रैक्टर कुसिया हल चला के या रोटावेटर हल चला के मिट्टी को भुरभुरा करते हैं, पाटा चला के लेवल करते हैं, छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं जिसमें पानी देने में आसानी हो, और फिर वहां पे हम पानी भर के धान का बीज हल्का सा अंकुरित करके वहां बो देते हैं उसमें। और धान की फसल को एक निश्चित समय, अगर हम एसआरआई की बात करें तो लगभग 9 से 12 दिन, या अगर हम और थोड़ा लेट जाएं तो 20 से 25 दिन की अवधि में हम धान को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है और इसमें उपज भी बहुत अच्छा मिलता है। इसमें खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आसानी से, सहजता से हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती। अगली जो विधि आती है वो विधि है SRI विधि, या हम इसे श्री विधि के नाम से भी जानते हैं। SRI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये विधि ऐसा समझ लीजिए आप रोपाई विधि का ही एक बहुत ही प्यूरीफायर या कहें तो मॉडिफायर रूप है, जिसमें हमें धान के बीज को एक निश्चित दूरी में लगाना होता है और इसमें तुलनात्मक दृष्टि से उपज भी अधिक आती है, पानी भी इस विधि में कम लगता है। तो ये सामान्य विधियां हैं जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं। इन विधियों के माध्यम से हम लगा सकते हैं धान की फसल को। मैं बात करूंगा यदि हम धान की फसल लगाने जा रहे हैं, चाहे वो हम सीधी छिटक करके या सीडड्रिल के माध्यम से या नर्सरी के माध्यम से लगाना चाहते हैं बना करके, तो हमें आवश्यक ये ध्यान रखना है इस चीज में कि जो भी हमारा धान का बीज है उस बीज को हमें बीज उपचार करना है, यानी कि बीज को शोधित करना है। अगर आप प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं तो आप प्राकृतिक में ढेर सारे आदान होते हैं, जैसे कि आप बीजामृत से भी आप इसको उपचारित कर सकते हैं, अमृत पानी से भी उपचारित कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे ट्राइकोडर्मा विरिडी से भी उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी का लगभग 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के मान से पानी में घोल करके इसे लगभग 8 से 15 घंटे तक के बीच में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे रख करके इसे शोधित किया जा सकता है। यदि आप रासायनिक विधि से कर रहे हैं तो आप ढेर सारे रसायन मार्केट में आते हैं, कार्बेंडाजिम है, मैनकोजेब है, या वीटावेक्स पावर है, या अन्य रसायन है, उनका उपयोग करके आप शोधित कर सकते हैं। बीज को शोधित अवश्य करें, क्योंकि बीज जो होता है उसके अंदर कई ढेर सारे फंगस होते हैं या और अन्य ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो आपके खेत में जाकर के जो अंकुर निकलेगा धान का, उस फसल बनेगी जो फसल, उसको ग्रसित कर देंगे, प्रभावित करेंगे और आपकी उपज घटेगी और वो बीमारी पूरे खेत में फैलने का खतरा रहता है। तो एक छोटा सा तरीका है बीज उपचार, जिसके माध्यम से आप अपनी फसल को बीमार होने से बचा सकते हैं। यदि हम अगला बिंदु की बात करें तो धान में खाद या उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे धान के लिए बहुत ही आवश्यक उर्वरक है जो हमारी खेत को भी उपजाऊ बनाता है, हेल्दी बनाता है। इसे हम हरी खाद के नाम से जानते हैं। तो अपने खेतों में आप धान फसल को मुख्य खेत में रोपित करने से लगभग 40 से 50 दिन पहले हरी खाद बो दीजिए और धान रोपित करने से लगभग 1 सप्ताह पहले हरी खाद को खेत में पलट दीजिए। जब वो खाद कंपोस्ट हो जाए तब आप उसमें धान की रोपाई करिए। अगली जो खाद आती है वो गोबर की खाद है, जैसे कि कंपोस्ट है, नाडेप है। इन खादों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 1 टन से लेकर के 1.5 टन तक इसका उपयोग किया जाता है प्रति एकड़ के मान से। वर्मी कंपोस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का जो उपयोग होगा वो लगभग 10 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ के मान से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसमें कुछ जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा, इसे हम बायो फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। इसमें आपका एजोटोबैक्टर आता है, जोस्पर्लम आता है, और इसके साथ ही BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, PSB फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आता है। यदि आप इन जैविक खादों से, जैविक फर्टिलाइजर से आप अपना खेत को शोधित कर देते हैं, बीज को भी शोधित कर देते हैं, तो आपके खेत में तुलनात्मक दृष्टि से आपको जो है उर्वरक का प्रयोग कम करना होता है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप रासायनिक में कर रहे हैं तो रासायनिक में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो है वो आप 80-40-20 के अनुपात में आप जो है प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। और आप जिंक का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जिंक सल्फेट आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर की मांग से आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल में बैलेंस मात्रा में सारे पोषक तत्व रहेंगे। और मैं जिंक का यहाँ पे आवश्यक आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जिंक एक ऐसी कहा जाए सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी में धान की फसल में एक बीमारी होती है जिसे खैरा बीमारी के नाम से जानते हैं। और ये उन जमीनों में खास तौर पे आती है जहां जिंक की कमी है, जिन भूमियों में, और ये बीमारी काफी सारे नुकसान भी पहुंचाती है। इसके बाद मैं अगले क्रम में चर्चा करूंगा आपसे खरपतवार नियंत्रण की।
चाहे आप किसी भी विधि से धान की फसल करिए, यदि धान की फसल में खरपतवार या अन्य जो मौसमी फसलें पैदा हो जाती हैं, यदि उनके पौधे भी हैं, तो वो क्या करेंगे कि धान की फसल से कंपटीशन करेंगे पोषक तत्वों में, पानी को लेकर के, स्पेस को लेकर के, और धान की फसल की उपज कम हो जाएगी। तो हमें प्रयास करना है कि हम खरपतवारों का नियंत्रण करें। इसके लिए हम प्राकृतिक रूप से, रासायनिक रूप से, कुल्पा, डोरा, व्हील हो या हाथ से निदाई कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण में भी ढेर सारे रसायन आते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें धान की फसल में तमाम तरह के कीट और रोग भी बहुत सारे लगते हैं, फंगस जनित बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं, तो हमें शुरू से ही यदि हम बीज उपचार करके अपनी पौध को रोप रहे हैं और जब पौध मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसका जड़ का उपचार भी हम कर दें और फिर इसके बाद हम मुख्य खेत में फसल को लगावें। इसके बावजूद भी समय समय पे ढेर सारे कीट रोग परेशान करते हैं, तो खेतों पे आप सघन मॉनिटरिंग करते रहें और उस मॉनिटरिंग में जहां भी आपको आवश्यक लगे उस संबंधित बीमारी का निदान करें और उससे संबंधित उपचार करने का प्रयास करें। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज की चर्चा करना चाहूंगा, धान फसल में जो पानी का मैनेजमेंट है, सिंचाई का मैनेजमेंट है, वो बहुत ही विचित्र तरीके से हम करते हैं। जबकि धान फसल में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो हमको पानी का समुचित प्रयोग भी हमारी धान फसल में करना है। निश्चित तौर पे आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आगे जो सीरीज इस वीडियो की आएंगी धान फसल से रिलेटेड, वो समय समय पे हम जो मैंने अभी आपसे संक्षेप में चर्चाएं करी हैं, उन चर्चाओं को हम अलग अलग वीडियो बना करके आपको इस धान की फसल के विषय में अवगत कराएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल्स को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।